ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं भाई, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिएगा क्लास की शुरुआत की जाए भाई। हम लोगों ने जो चैप्टर उठाया था उसको हम आज की क्लास में कंप्लीट करते हैं। हमने पिछली क्लास तक हीट को लेकर हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। एक और पोर्शन हमारे पास में इसमें साथ में है भाई, जिसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी के विषय में हम लोग आज की क्लास में पढ़ते हैं। तो चलिएगा सबसे पहले समझते हैं दोस्त, हमारे पास में ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास में क्या होता है। ये चैप्टर आपने सभी जगह देखा होगा। फिजिक्स में भी आपको ये चैप्टर देखने के लिए मिलता है दोस्त, केमिस्ट्री में भी आपको ये चैप्टर देखने के लिए मिलता है। तो मल्टीपल यहाँ पर ये चैप्टर आपको अलग अलग दोनों जगह पर देखने के लिए मिलेगा। और दोनों जगह इसका बोलने का तरीका तो एक ही है। जो मेन इसका मोटो है भाई, थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी, जैसे कि नाम से हमारे पास में है। तो ये हमें बताता है कि ऊष्मा कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करती है। इससे संबंधित कुछ नियम दिए गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो वन बाई वन हम इन सभी चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऊष्मागतिकी में हमारे पास में क्या क्या पोर्शन आ जाता है। तो चलिएगा दोस्त, क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं सबसे पहले हमारे पास में क्या आ जाएगा। तो देखिएगा, बेसिकली अगर हम बात करें कि ऊष्मागतिकी हमारे पास में है क्या चीज़, तो भाई पढ़ेंगे इसको। ऊष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो ऊष्मा और ताप की अवधारणाओं और ऊष्मा के अन्य रूपों के अंतर रूपांतरण से संबंधित है ना जी। तो ऊष्मागतिकी एक्चुअल में हमारे पास में क्या चीज़ है भाई, कि इसमें ऊष्मा कैसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, कैसे ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करती है, ये हम कहाँ पर सीखने वाले हैं, ऊष्मागतिकी में सीखने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, है ना जी। क्या क्या चीज़ें आ जाएगी, ऊष्मा और तापमान इसके अंतर्गत हमारे पास में आ जाएगा, एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ऊष्मा जो हमारे पास में ऊर्जा का ही एक रूप होता है, तो ऊष्मा का ऊर्जा में रूपांतरण, और हमारे पास में क्या आ जाएगा भाई, तापमान के कारण किस तरीके से ऊष्मा में प्रवाह होता है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। इट डील्स विथ बल्क सिस्टम एंड डज नॉट गो इनटू द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर। या भाई स्थूल निकायों से संबंधित है, ना कि पदार्थ की आणविक संरचना पर। इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थ की आणविक संरचना पर यह चीज निर्भर नहीं करने वाली, ये मौलिक गुण है हमारे पास में। जैसे अगर हम देखेंगे भाई कि जो हीट का फ्लो होता है, अगर हम बात करें कि ऊष्मा जो हमारे पास में गति करती है, तो देखिए ऊष्मा के गति करने के हमारे पास में कुछ संसाधन है जिनका हम लोग उपयोग करते हैं। तो देखिएगा भाई, हमारे पास कुछ संसाधन कैसे हैं। रेफ्रिजरेटर आपने देखा होगा भाई, रेफ्रिजरेटर में किस तरीके से ऊष्मा काम करती है। तो देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर काम क्या करता है भाई, किसी भी पदार्थ की ऊष्मा को निकालकर बाहर निकालने का काम करता है ना जी। जैसे हमने अगर कोई भी वस्तु को रेफ्रिजरेटर में रखा है, तो उसके पास जो भी ऊष्मा होगी या जो भी गर्मी होगी, उस गर्मी को रेफ्रिजरेटर क्या करेगा भाई, अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और बाहर वायुमंडल में उसको क्या करेगा, छोड़ देगा, बाहर निकाल देगा। जब ऊष्मा निकल जाएगी तो चीज़ें क्या हो जाएंगी दोस्त, ठंडी हो जाएगी। हमें चीज़ें कैसी देखने के लिए मिलेगी कि हमारे पास चीज़ें क्या हुई, ठंडी हमारे पास में हो गई हैं। यही काम हमारा रेफ्रिजरेटर करता है। एसी भी हमारा क्या करता है दोस्त, चीज़ों को ठंडी हवा देने का काम करता है। ये अगर बर्फ हमारे पास पिघल रही है तो किस तरीके से यहाँ पर पिघलती है। अब देखिएगा कि जो हीट का फ्लो है भाई, जो ऊष्मा का बहाव है भाई, वो किस तरीके से होता है दोस्त। तो इसको समझेंगे कि अगर हमारे पास में कोई एक पदार्थ है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या है भाई, गर्म है, एक हॉट हमारे पास में रेड हॉट क्या है भाई, कोई एक मटेरियल है, तो इससे क्या होगा भाई, एक ठंडे मटेरियल के अगर हम इसको संपर्क में रखते हैं, एक कोल्ड मटेरियल के संपर्क में रखते हैं, तो ऊष्मा क्या होगी, ऊष्मा गर्म वाली वस्तु से निकल कर क्या होगी दोस्त, ठंडे वाले वस्तु की ओर जाने की कोशिश करती है। गर्म वाली वस्तु से निकलकर ठंडी वाली वस्तु की ओर ऊष्मा क्या होती है, गति करती है। तो ये हमने समझा हीट का फ्लो किस तरीके से होता है। तो याद रखेंगे, ऊष्मा का जो बहाव होता है भाई, हीट का जो फ्लो होता है, हमेशा कहां पर होगा, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होगा, है ना जी। आगे देखिएगा भाई, अब समझते हैं आगे कि हमारे पास में जो परिवेश होता है या ऊष्मागतिक निकाय हमें किसे कहते हैं ना जी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है कि ऊष्मागतिक निकाय या थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारे पास में क्या हो जाता है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं भाई। अगर हमने कोई भी एक माध्यम हमने लिया, या कोई भी हमने सपोज एक स्थान को लिया है, जिस स्थान पर हम क्या करने वाले हैं, ऊष्मागतिकी का अध्ययन करने वाले हैं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्त, निकाय कहते हैं। उसे हम सिस्टम कहते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम या ऊष्मागतिक निकाय कहते हैं। ऊष्मागतिकी में कोई निकाय ब्रह्मांड के उस हिस्से को संदर्भित करता है जिसमें विभिन्न प्रेक्षण किए जाते हैं, तथा शेष ब्रह्मांडीय भाग परिवेश का निर्माण करता है। तो अगर हम ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में अगर हम कोई एक हिस्सा लेते हैं, जिस हिस्से में हमें क्या करना है, ऊष्मा की गतिकी का क्या करना है भाई, अध्ययन करना है, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, हम उसे कहते हैं
ऊष्मागतिक निकाय के नाम से जानते हैं, है ना जी, ऊष्मागतिक निकाय के नाम से जानते हैं। देखिएगा, प्रत्येक निकाय एक यादृच्छिक सतह से घिरा होता है। अब अगर हमने कोई एक सिस्टम लिया है भाई, तो इस सिस्टम को हम क्या करेंगे, एक हम इसको घिरा हुआ मान लेंगे कि हमारा जो सिस्टम है भाई, सपोज हमने 1 किलोमीटर का एरिया हमने ले लिया, है ना जी। जैसे हमारे पास में एक बहुत बड़ा एरिया है, इसमें से अगर हमने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया और इस हिस्से पर हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं, या इस हिस्से की हम क्या करने वाले हैं भाई, स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो हिस्सा होगा भाई, जिस बाउंड्री से ये घिरा होगा, उसे हम क्या कहते हैं, परिसीमा कहते हैं, या हम उसे क्या कहते हैं, बाउंड्री के नाम से हम इसे जानते हैं, है ना जी। अब ये जो आपके पास में है भाई ऊष्मागतिक निकाय है, ये ठोस, द्रव और गैस किसी भी अवस्था में आप ले सकते हैं, किसी भी अवस्था में आप ले सकते हैं, चाहे आप ठोस में लें, चाहे गैस में लें, या चाहे आप सॉलिड में लें। अब देखिएगा, जो निकाय लिए जाते हैं, जो सिस्टम हम लेते हैं भाई, वो निकाय कितने तरीके के हो सकते हैं। तो अगर हम निकाय की बात करें, तो ऊष्मागतिक जो निकाय होते हैं भाई, इसको हम किस तरीके से बांटते हैं कि उसमें से ऊष्मा और ऊर्जा का ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें भाई, तो सबसे पहला जो हमारे पास में सिस्टम होता है, इसे हम जानते हैं ओपन सिस्टम के नाम से, या हम इसे जानते हैं दोस्त खुले निकाय के नाम से। खुला निकाय हमारे पास में क्या होता है भाई, जैसे अगर हम समझें कि हमारे पास में दोस्त एक कप है, और एक कप में हमारे पास में क्या रखा हुआ है दोस्त, हमारे पास एक कप में चाय रखी हुई है, लेकिन ये कप हमारे पास कैसा है भाई, खुला है। अगर आपके पास खुला एक कप में चाय रखी हुई है, तो देखिएगा, यहाँ से जो गर्म चाय है दोस्त, इसकी क्या होगी, धीरे धीरे इसकी क्या बनेगी भाई, भाप बनेगी। धीरे धीरे यहाँ से भाप क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी भाई, बाहर की तरफ निकलेगी, और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये चीज़ क्या होगी, ठंडी होते जाएगी, धीरे धीरे ठंडी होते जाएगी, और कुछ ना कुछ हिस्सा भाप की सहायता से पानी के रूप में बाहर भी निकल जाएगा। पानी के रूप में भाप में क्या होगा, थोड़ा सा हिस्सा क्या होगा भाई, बाहर भी निकल जाएगा। तो ये जो उदाहरण है भाई, ये किसका है, एक खुले सिस्टम का या ओपन सिस्टम का क्या है दोस्त, एग्जाम्पल ये हो जाता है। तो खुला निकाय हमारे पास में एक ऐसा निकाय हो जाता है जिसमें द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का क्या होता है भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण हो सकता है। ऊष्मा और द्रव्यमान दोनों का क्या होगा, स्थानांतरण होगा, क्योंकि यहाँ से देखिएगा कुछ ना कुछ मात्रा में भाप बनती है, पानी बनता है भाई। अगर आप इसी को ढक देते हैं, तो जब आप इसके ऊपर के ढक्कन को हटाएंगे थोड़ी देर बाद, तो ढक्कन के ऊपर आपको पानी जमा हुआ मिलेगा। अगर वो ढक्कन नहीं होता, तो उतना पानी क्या होता है भाई, बाहर निकल जाता, मतलब द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, तो धीरे धीरे चाय ठंडी हो ही जाएगी, तो ऊष्मा में भी परिवर्तन हो रहा है। तो अगर हम कहें कि खुला निकाय हमारे पास एक ऐसा निकाय है भाई, जिसमें द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का क्या होता है भाई, आदान प्रदान हो सकता है, दोनों का आदान प्रदान हो सकता है। इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं वाटर हीटर, या आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं भाई कि आपके पास खुले कप में रखी गर्म चाय, खुले कप में रखी गर्म चाय दोस्त, है ना जी, खुले कप में रखी गर्म चाय भी आप इसका उदाहरण कह सकते हैं। अगर खुले कप में रखी गर्म चाय है दोस्त, तो धीरे धीरे ठंडी भी होगी, और द्रव्यमान में भी थोड़ी सी कमी उसकी आएगी। अब सेकंड एग्जांपल देखिएगा, अगर आपके पास में बंद निकाय है दोस्त, अगर बंद निकाय है, तो देखिएगा, बंद निकाय का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, कि अगर आपके पास में बंद निकाय है, इसका मतलब आपके पास फिर से इस कप में क्या थी दोस्त, पानी रखा था या चाय रखी थी, है ना जी। इस कप में फिर से अगेन आपके पास में क्या था भाई, चाय रखी हुई है, चाय आपकी गर्म है। अब आपने क्या करा मेरे भाई, कि आपने इसको क्या करा, एक ढक्कन से आपने इसको पैक कर दिया, आपने इसके ऊपर क्या करा, एक ढक्कन को आपने लगा दिया। अब जैसे ही आपने इसके ऊपर ढक्कन को लगाया, तो ढक्कन को लगाने के बाद में क्या कंडीशन होगी, ये हमारे पास एक बंद निकाय बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कि जो द्रव्यमान यहाँ पर बाहर जा रहा था, जो भाप बन के हमारा पानी साथ में यहाँ से बाहर निकल रहा था गर्म चाय में से, अब वो वापस इसी ढक्कन पर क्या होगा, जम जाएगा, और वापस धीरे धीरे क्या होगा, चाय में ही वो मिल जाएगा। तो द्रव्यमान तो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा, लेकिन कंडीशन क्या होगी, चाय तो फिर भी ठंडी होगी, चाय तो फिर भी ठंडी होगी भाई। तो ये जो हमारे पास निकाय है, इसको हम बंद निकाय कहते हैं। बंद निकाय एक ऐसा निकाय होता है दोस्त, जिसमें क्या होता है, ऊर्जा का तो विनिमय हो सकता है, मतलब ऊर्जा जो है, ऊष्मा जो है, धीरे धीरे तो वो कमी होगी, हीट में तो कमी आ जाएगी भाई, चाय तो ठंडी हो जाएगी, भले ही आप ढक्कन ढक के भी रखें, चाय तो ठंडी हो जाएगी, लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान जो था, यहाँ से जो भाप के साथ पानी पहले बाहर निकल रहा था, अब वो ढक्कन में जम के, ढक्कन से टकरा के वापिस चाय में ही नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऊर्जा में जरूर परिवर्तन हो जाएगा, ऊष्मा धीरे धीरे कम हो जाएगी, चाय आपकी डेफिनेटली ठंडी होना ही होना है। तीसरा सिस्टम समझते हैं दोस्त, विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम हम इसको कहते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है भाई, तो आइसोलेटेड सिस्टम को हम कह सकते हैं कि सपोज हम माने, वैसे तो वास्तव में कोई 100% आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता है दोस्त, है ना जी। जैसे अगर हम माने कि हमने इस गर्म चाय को क्या करा दोस्त, हमने इसको एक थर्मस के अंदर पैक कर दिया भाई, एक पूरा थर्मस के अंदर पैक कर दिया, जिसमें आजू बाजू से क्या है, रुई है,
तो अगर हम विलगित निकाय की बात करें तो हम कह सकते हैं नॉर्मल जो हमारे पास थर्मस आता है भाई, तो थर्मस में क्या होता है, पूरी चीज पैक होती है और आजू बाजू क्या होता है, वातावरण से क्या होता है, ऊष्मा का आदान प्रदान भी नहीं होता है। ठीक है जी। तो विलगित निकाय में ना तो द्रव्यमान में चेंज होगा और ना ही ऊर्जा में संभवतः चेंज हो पाएगा। तो जहां तो भाई कैन एक्सचेंज नाइदर मास नॉट एनर्जी, ना तो यहाँ पर द्रव्यमान में परिवर्तन हो पाएगा, यहाँ से द्रव्यमान भी बाहर नहीं निकल पाएगा, और आजू बाजू से हमने पैक कर दिया है, विलगित कर दिया है, आइसोलेट कर दिया है, इसके कारण क्या होगा, ऊष्मा में भी परिवर्तन नहीं हो पाएगा। लेकिन 100% विलगित निकाय हमारे पास होता नहीं है। आप भले ही थर्मस में रखें, आप थोड़ा सा लाइफ उसकी बढ़ा सकते हैं कि जो चाय आपके पास 4 घंटे 5 घंटे तक गर्म बनी रहेगी भाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 100% हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम होता तो आज हमने गर्म चाय रखी है भाई, आज से 100 साल बाद भी वो गर्म रहती। लेकिन ये संभव नहीं है। आप कितना भी अच्छा थर्मस ले लीजिए, वो थोड़ा सा वैलिडिटी बढ़ा सकता है कि 5 घंटे 6 घंटे तक क्या रहेगा भाई, थोड़ा सा पानी गर्म रहेगा, ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हमारे पास में चीज़ों को ठंडा या गर्म बना के रख सके। तो अगर हम थ्योरेटिकली बोलें तो विलगित निकाय ऐसा निकाय होगा दोस्त जिसमें ना तो द्रव्यमान ना तो मास में चेंज होगा और ना ही एनर्जी में चेंज होगा। तो ये हमारे पास में विलगित निकाय हो जाएगी। थर्मस फ्लास्क हम कह सकते हैं कि एक विलगित निकाय का क्या होगा, उदाहरण होगा। आगे समझते हैं भाई, देखिएगा हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं निकाय के प्रकारों की। अगर हम बात करें तो थर्मस फ्लास्क आप लोग जानते हैं, आपने इसको देखा हुआ है ना जी। ये हमारे पास में कुछ उदाहरण हो जाएंगे। पानी के बॉटल से भाई, है ना जी, ये हमारे पास में गीजर लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या है भाई, अलग अलग प्रकार के निकाय हैं जो हमारे पास में क्या है, हमने अभी इनको समझा है बेसिक चाय के एग्जाम्पल से। ठीक है दोस्त, चलिएगा आगे चलते हैं, ऊष्मागतिकी के कुछ गुणों के विषय में समझते हैं भाई। ऊष्मागतिकी के कुछ गुणों के विषय में समझते हैं तो इसको देखिएगा। ऊष्मागतिकी के भाई 2 प्रकार के गुण होते हैं दोस्त, है ना जी, 2 प्रकार के गुण होते हैं। निकाय की क्या बताता है भाई, अगर जो भी हम गुणों की बात कर रहे हैं तो वो हमारे निकाय की किसको बताता है कि विशेषताओं को हमें बताता है कि किस प्रकार की इसमें विशेषताएं होती हैं। तो 2 प्रकार की प्रॉपर्टीज हमारे पास में होती है। एक हमारे पास होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरी हमारे पास होती है भाई इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बाह्य गुण किसे कहते हैं और आंतरिक गुण हम किसे कहते हैं। तो देखिएगा बाह्य गुण क्या होते हैं भाई, जो बाहरी गुण होते हैं, जो निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा या आकार पर निर्भर करता है, बाहरी गुण कहलाता है। कि आपने जो निकाय को चुना है उसमें कौन सा पदार्थ उपस्थित है, उसका आकार कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, इन चीजों पे अगर गुण निर्भर कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, बाहरी गुण कहते हैं। और अगर जो पदार्थ की मात्रा या आकार पर निर्भर नहीं करते हैं भाई, उन्हें हम कहते हैं आंतरिक गुण कहते हैं। अब देखिएगा आंतरिक गुण में क्या क्या चीजें आ जाएगी भाई, तापमान है, घनत्व है, दाब है, ये सारी चीजें आंतरिक गुण के अंतर्गत आ जाएगी। तो पॉइंट याद रखेंगे, आंतरिक गुण क्या होंगे भाई, आकार आकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे तापमान की बात करें, घनत्व की बात करें तो ये आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, है ना जी दोस्त। अब जो हमारे पास में बाह्य गुण है, तो बाह्य गुण आकार और आकृति पर निर्भर करते हैं। उदाहरण समझेंगे भाई, इसका द्रव्यमान है, आयतन है, आंतरिक ऊर्जा है, तापीय धारिता है जिसे हम एंथैल्पी कहते हैं, ऊष्माधारिता, सॉरी भाई, है ना जी। तो अगर हम बात करें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो जो बाहरी गुण है भाई वो हमारे पास कौन कौन से होंगे, मास होगा, वॉल्यूम होगा, इंटरनल एनर्जी होगी, एंथैल्पी होगी, हीट कैपेसिटी होगी, ये सारे हमारे पास में क्या हो जाएंगे दोस्त, तो ये हमारे पास बाह्य गुण हो जाएंगे। और जो आंतरिक गुण हैं, अगर आंतरिक गुणों की बात करें, ये आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगी, हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखने हैं। ठीक है जी। अब देखिएगा इंटरनल एनर्जी हमारे पास में क्या होती है, इसको हम समझते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम या किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा हमारे पास में क्या होती है। तो देखिएगा किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा इसके अणुओं की गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं का क्या होता है भाई, योग होता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज अ सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। जितने भी हमारे पास में उस निकाय के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं भाई, जितने भी हमारे पास में अणु हैं, उन अणुओं की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है दोस्त, योगफल यहाँ पर निकल कर आ जाता है ना जी। आगे देखिएगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन only on the given state of the system that is not on the path taken to arrive to that state, है ना जी। किसी निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा होती है दोस्त, ऊष्मागतिक अवस्थाचर का एक उदाहरण है। आंतरिक ऊर्जा क्या होगी भाई, एक हमारे पास में वेरिएबल होगा जिसका उपयोग हम करेंगे किसमें, ऊष्मागतिकी में करते हैं। इसका मान केवल किस पर निर्भर करता है दोस्त, तो अवस्था पर निर्भर करता है, ना कि उस माध्यम पर निर्भर करता है जिससे हमने उसे उस अवस्था में लेकर आया है। स्टेट में हमने लाने में जिस माध्यम का उपयोग किया है, किस माध्यम से या किस
रास्ते से हम लेकर आए हैं, है ना जी। पानी को चाहे हमने बर्फ को पिघलाकर बनाया है या भाप को हमने जमाकर बनाया है, तो किस माध्यम से हमने पानी को बनाया है इस पर निर्भर नहीं करेगी। निर्भर किस पर करेगी कि पानी हमारे पास तरल अवस्था में है, तो इस अवस्था पर यह चीज क्या करती है दोस्त, निर्भर हमारे पास में करती है। ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास में आता है भाई थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं तो साम्यावस्था आपने पढ़ी हुई है भाई। साम्यावस्था में हमारे पास में क्या होता है, चीजें हमारे पास बैलेंस होती हैं, बिल्कुल बराबर मात्रा में क्या होती हैं भाई, दोनों तरफ से हमारे पास चीजें काम करती है ना जी। देखिएगा किसी निकाय की अवस्था को तब साम्यावस्था कहते हैं जब निकाय की विशेषता बताने वाले स्थूल चर समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। जो भी हमारे पास निकाय की अवस्था बता रहे हैं कि हमारा निकाय भाई किस अवस्था में है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, या किस प्रकार से वो हमारा काम कर रहा है, अगर उसमें कोई भी जो हमारे पास चर है जिस वेरिएबल का हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे सपोज हम तापमान की सहायता से बता रहे हैं, तो जो तापमान का मान होगा भाई अगर वो परिवर्तित नहीं होता है तो अब हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये अपने आप में तापीय साम्य में उपस्थित है। जैसे किसी विशेष परिवेश से पूर्णतः ऊष्मारोधी बंद दृढ़ पात्र में भरी हुई गैस जो दाब, आयतन, तापमान, द्रव्यमान के परिमाण और संगठन के समय के साथ परिवर्तित ना हो। तो गैस का जो भाई चीजें हैं, जो हमारे पास गैस भरी हुई है भाई, जो उसका दाब है, आयतन है, ताप है और द्रव्यमान है के परिमाण और संगठन के समय के साथ परिवर्तित ना हो, उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि साम्य अवस्था हमारे पास में है दोस्त। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट हो जाते हैं। चलिए आगे समझते हैं भाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास में यहाँ पर निकल कर आता है जिसे हम कहते हैं ऊष्मागतिकी के नियम। ऊष्मागतिकी के कुछ नियम है भाई जिन्हें आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये नियम आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। देखिएगा ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है भाई उसे हम कहते हैं जीरोथ लॉ या शून्यवा नियम। शून्यवा नियम हमें क्या कहता है कि अगर कोई पदार्थ की एक अवस्था, जैसे सपोज एक पदार्थ है भाई हमारे पास ए, ये बी के साथ क्या है दोस्त, साम्यावस्था में है ना जी। ए सी के साथ भी साम्यावस्था में है, ए और बी के बीच में साम्यावस्था है, ए और सी के साथ में साम्यावस्था है, तो इसका मतलब बी और सी के बीच में भी क्या होंगे भाई, साम्यावस्था होगी। इसे आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि ए को किसी एग्जाम में भाई जितने नंबर मिले उतने ही नंबर बी को भी मिले हैं, और ए को जितने नंबर मिले उतने ही नंबर सी को मिले हैं, तो बी और सी के नंबर भी क्या होंगे दोस्त, बिल्कुल बराबर होंगे। यही हमारे पास में क्या होती है दोस्त, साम्यावस्था होती है। तो साम्यावस्था को याद रखेंगे। इसका नियम, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक रूप से तापीय साम्य में हैं तो वे परस्पर भी क्या होंगे भाई, साम्य अवस्था में होंगे, है ना जी। अगर ए हमारा बी के साथ साम्य में है, ए हमारा सी के साथ साम्य में है, तो बी और सी भी क्या होंगे दोस्त, साम्य अवस्था में होते हैं। ये हमारे पास में क्या होगा भाई, जीरोथ लॉ हमारे पास में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम को समझते हैं भाई, है ना जी। पहला नियम हम इसको कहते हैं फर्स्ट नियम। ऊष्मागतिकी का टोटल सेकंड नंबर का नियम है जो कहलाता है पहला नियम। जो फर्स्ट नियम था वो जीरोथ लॉ था, अब आएगा प्रथम नियम, है ना जी। तो पहला ही नियम हम इसको कहते हैं, प्रथम नियम को समझते हैं। देखिए भाई प्रथम नियम हमारे पास में क्या कहता है भाई कि अगर हम किसी भी सिस्टम को या किसी भी ऊष्मागतिक निकाय को हम कुछ ऊर्जा देते हैं या हम कुछ उसको ऊष्मा देते हैं, तो वो जो ऊष्मा हम उसको दे रहे हैं, किसी निकाय को आपूर्ति की गई ऊष्मा या ऊर्जा डेल्टा क्यू आंशिक रूप से निकाय की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में और शेष परिवेश पर किए गए कार्य पर खर्च होती है भाई। हमने किसी को सपोज 100 जूल की ऊर्जा दी दोस्त, तो 100 जूल में से 20 जूल का तो उसने कार्य कर लिया और बची हुई जो 80 जूल ऊष्मा है वो क्या होगी, उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में खर्च हो जाएगी। दोनों तरफ की चीजें बराबर रहेगी भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमने किसी भी निकाय को जो हमने टोटल ऊर्जा दी है वो ऊर्जा दो भागों में खर्च होती है दोस्त। कुछ तो कार्य करने में खर्च हो जाएगी और साथ ही साथ कुछ क्या होगी मेरे भाई, तो यहाँ पर कुछ जो ऊर्जा होगी वो किस में चली जाएगी, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में चली जाएगी। तो ये हमारे पास में प्रथम नियम है, इसको याद रखेंगे। द एनर्जी डेल्टा क्यू सप्लाइड टू द सिस्टम गोस इन द पार्सली टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द रेस्ट इन वर्क ऑन द एनवायरमेंट डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास में हो जाएगा। डेल्टा क्यू रिप्रेजेंटेशन होगा भाई टोटल एनर्जी का, डेल्टा यू रिप्रेजेंटेशन होगा इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, और डब्ल्यू हमारे पास रिप्रेजेंट होगा कार्य करने में। तो अगर हम किसी सिस्टम को कुछ ऊर्जा देते हैं तो उसमें से कुछ ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में खर्च हो जाती है और कुछ ऊर्जा क्या होती है भाई, कार्य करने में खर्च हो जाती है। लेकिन टोटल जो होगा ऊर्जा का वो हमेशा क्या रहेगा दोस्त, बराबर रहेगा, एक समान हमारे पास में रहने वाला है। चलिए
आगे समझते हैं भाई, कुछ प्रक्रम को लेकर बात करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास में ऊष्मागतिकी के जो प्रोसेस होती है, थर्मोडायनेमिक जो हमारे पास प्रोसेस होती है, हम फर्स्ट नियम के आधार पर, पहले नियम के आधार पर इसको कुछ भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहले नियम के आधार पर अगर हम बात करें तो ऊष्मागतिकी के जो प्रक्रम होते हैं भाई, वो किस प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट प्रक्रम को हम समझते हैं। सबसे पहला जो प्रक्रम होता है दोस्त हमारे पास, वो होगा समतापीय प्रक्रम। इसको पहले समझेंगे दोस्त, है ना जी। ठीक है भाई। देखिए समतापीय प्रक्रम क्या होगा भाई, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस या समतापीय प्रक्रम की बात करें, थर्मल जो शब्द है दोस्त तापमान से संबंधित होता है। इसका मतलब एक ऐसा प्रक्रम या एक ऐसा परिवर्तन जिसमें जो निकाय का तापमान है दोस्त वो क्या बना रहे, हमेशा कांस्टेंट बना रहे, तापमान में कोई भी परिवर्तन ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, समतापीय प्रक्रम कहते हैं। इसी तरीके से और भी हमारे पास प्रक्रम आते हैं दोस्त, जैसे हम बात करें समायतनिक प्रक्रम की, जिसमें क्या होगा भाई, है ना जी, इसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें हमारे पास में क्या होता है दोस्त कि आयतन या वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। फिर आता है समदाबीय प्रक्रम, जिसमें क्या होगा भाई, आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसमें हमारे पास में प्रेशर क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। इसके बाद में साइक्लिक प्रोसेस आती है या चक्रीय प्रक्रम आता है, जिसमें हमारे पास में प्रक्रम क्या होता है भाई, एक पूरा चक्कर काट के वापिस वहीं पर आ जाता है जहां से शुरुआत हुई थी। पानी से भाप बना, भाप से पानी बनी, फिर पानी से बर्फ बन गया, बर्फ से फिर पानी बन गया। तो ये एक चक्रीय प्रक्रम हो गया जो हमेशा एक दूसरे में क्या होता है, घूमते रहता है भाई। तो इसको आप याद रखेंगे, हमारे पास में कुछ प्रक्रम है भाई। इसके बाद में लास्ट हम देखते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस या एक रुद्धोष्म प्रक्रम होता है भाई। ये हमारे पास में क्या होता है, तो देखिएगा रुद्धोष्म प्रक्रम हमारे पास में क्या चीज है भाई, जिसमें ना तो निकाय हमारा कहीं बाहर से ऊष्मा या ऊर्जा को लेता है और ना ही बाहर ऊष्मा को देता है ना जी। एक ऊष्मागतिक प्रक्रम इस प्रकार का होता है कि निकाय में ऊष्मा ना ही अवशोषित होती है और ना ही विमुक्त होती है। रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है भाई, कहा जाता है जिसमें ना तो ऊष्मा बाहर से ली जाएगी और ना ही ऊष्मा बाहर दी जाएगी भाई। बाहर से ना तो ऊष्मा का आना जाना टोटल बंद रहेगा, उसको हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस या हम कहते हैं भाई रुद्धोष्म प्रक्रम। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये प्रक्रम हमारे पास में हो जाता है। अब देखिएगा ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम की तरफ बढ़ेंगे भाई। दूसरा नियम हमसे क्या कहता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट नियम हो जाता है। इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिक ने हमें अलग अलग क्या दिया है भाई, सिस्टम हमें दिया है ना जी। और ये जो नियम है भाई हमारे पास संभवतः इंजन से संबंधित हमारे पास में कुछ यहाँ पर पोर्शन निकल कर आता है। तो देखिएगा ऊष्मागतिकी का जो दो नियम है भाई, इसके लिए हमारे पास में कुछ यहाँ पर कथन दिए गए हैं। दो अलग अलग साइंटिस्ट के हिसाब से दो अलग अलग डेफिनेशंस या दो अलग अलग परिभाषाएं इसकी दी गई है। सबसे पहला जो हमारे पास में दिया गया था भाई, केल्विन और प्लांक नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने हमें एक नियम बताया था, केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट आता है और सेकंड हमारे पास आता है क्लॉसियस का स्टेटमेंट, है ना जी। क्लॉसियस का हमारे पास में कथन आ जाता है। तो देखिए केल्विन और प्लांक ने हमें क्या कहा था भाई, तो केल्विन और प्लांक के अनुसार ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है, ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है जिसका एकमात्र परिमाण किसी ऊष्मा भंडार से ऊष्मा का अवशोषण और ऊष्मा का कार्य में पूर्ण रूपांतरण हो सके। मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब समझते हैं। पहले क्लॉसियस का कथन भी पढ़ लेते हैं तो इससे दोनों का फिर हम मतलब समझेंगे। क्लॉसियस ने क्या बताया भाई, ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है जिसका एकमात्र परिमाण किसी ठंडे पिंड से गर्म पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण हो सके। किसी ठंडे पिंड से गर्म पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण हो सके। देखिएगा भाई ऐसा तो कोई प्रक्रम हो नहीं सकता हमारे पास कि अगर आइस है, आइस में से ऊष्मा निकाल के हम गर्म पानी को ठंडा कर दें, गर्म पानी की तरफ ऊष्मा चली जाए भाई स्वतः ही, तो ऑटोमेटिक ऐसा तो कोई प्रक्रम हमारे पास में संभव नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है भाई कि ऊष्मा भंडार से, अगर पहला नियम पढ़ें कि ऊष्मा भंडार से ऊष्मा का अवशोषण किया जाए, हमारे पास सपोज कोई एक बहुत ऊष्मा का भंडार है, जैसे हमने मान लिया कि गर्म हमारे पास में लोहा है, तो उसमें से जो ऊष्मा निकलेगी भाई उसका हम पूर्णतः रूपांतरण नहीं कर सकते कार्य में। जो भी हमारे पास ऊष्मा बनती है उस ऊष्मा का हम 100% उपयोग नहीं कर सकते कि हम उसको पूरा का पूरा कार्य में परिवर्तित कर दें। कुछ ना कुछ ऊष्मा हमारी क्या होगी भाई, बाहर की तरफ, बाहर वायुमंडल में विमुक्त हो जाएगी। ये हमारे पास इसका कहने का मतलब होता है। अब अगर हम इसमें देखें
केल्विन प्लांक के प्रकथन कार्य उत्पाद उपकरणों की अवधारणा प्रदान करते हैं। केल्विन और प्लांक ने जो हमें कथन बताया था कि हम जो ऊष्मा है भाई, उस ऊष्मा का हम 100% तो पूरा उपयोग नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो हमारा कार्य करने में क्या होगी भाई, वायुमंडल में, बाहर वायुमंडल में मुक्त जरूर होगी, बाहर की तरफ जरूर जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास में एक कंसेप्ट निकल कर आता है जिसे हम कहते हैं ऊष्मा इंजन का नाम, जिसे हमने नाम दिया था भाई ऊष्मा इंजन का, है ना जी। और जो हमारे पास में कुछ उपकरण है दोस्त, ऊष्मा इंजन और क्लॉसियस का प्रकथन कार्य अवशोषित उपकरणों की अवधारणा प्रदान करता है। तो देखिए, अवशोषित करने वाले, ऊष्मा को अवशोषित करने वाले उपकरणों की क्या करता है भाई, अवधारणा प्रदान करता है। या जो उपकरण है जो ऊष्मा का अवशोषण करते हैं वो इसी प्रक्रम पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। अगर हम बात करें ऊष्मा पंप और रेफ्रिजरेटर जो है भाई, ये हमारे पास में क्या है दोस्त, इसी के उदाहरण है या इसी के अनुसार क्या हुए हैं, बने हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऊष्मा पंप की बात करें और रेफ्रिजरेटर की बात करें तो ये ऊष्मा गतिकी के भाई दूसरे नियम पर आधारित उपकरण होते हैं, ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम पर आधारित उपकरण होते हैं। देखिएगा, आगे पढ़िएगा। दूसरा नियम हमें क्या बताता है कि किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता 1 के बराबर नहीं हो सकती या किसी प्रशीतक का निष्पादन गुणांक 1 के बराबर नहीं हो सकता। दक्षता 1 का मतलब क्या होगा दोस्त, 100% होगा। दक्षता 1 का मतलब क्या होगा, 100% होगा। इसका मतलब अगर हम कहीं से ऊष्मा ले रहे हैं तो उस ऊष्मा का 100% हम क्या नहीं कर सकते भाई, पूरा का पूरा हम उपयोग नहीं कर सकते, पूरा का पूरा हम कार्य के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ भाग जो एनर्जी यहाँ पर बनती है वो एनर्जी हमारी वेस्ट होगी ही होगी, दूसरे ना दूसरे रूप में कहीं ना कहीं वेस्ट होगी ही होगी। जैसे हम जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं दोस्त, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपने गाड़ी में क्या करा भाई, पेट्रोल को डाला, अंदर इंजन में आपके पास में क्या हुआ, पेट्रोल का दहन हुआ, पेट्रोल आपका जला। तो जो ऊर्जा वहां से बनती है दोस्त, उस पूरी ऊर्जा का हम 100% उपयोग नहीं कर सकते। उस इंजन की दक्षता भी 100% नहीं होती है। उसमें से क्या होता है भाई, कुछ ना कुछ ऊर्जा क्या होती है भाई, इंजन को गर्म करने में चली जाती है, क्योंकि इंजन भी आपका क्या होता है, गर्म होता है। तो सारा का सारा ऊर्जा का जो है हम कार्य में रूपांतरण नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ भाग क्या होता है भाई, बाहर की तरफ जरूर यहाँ से निकल जाता है। इसका ही मतलब क्या हुआ कि दक्षता हमारे पास कभी भी 100% नहीं हो पाएगी, 100% से हमेशा थोड़ी सी क्या रहेगी भाई, कम रहेगी, है ना जी। चलिए आगे समझते हैं हमारे पास में प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं ना जी, ऊष्मागतिक, और हम इसके प्रक्रमों को देखते हैं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझते हैं। देखिएगा, उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम दो प्रकार से हमारे पास प्रक्रम होते हैं। अगर हम किसी प्रक्रम को रिवर्स कर पा रहे हैं, कैसे भाई, रिवर्स कैसे करेंगे, अगर हमने पानी को बर्फ में परिवर्तित किया तो बर्फ को हम पानी में परिवर्तित कर सकते हैं भाई। तो ये अपने आप में हमारे पास में क्या उदाहरण हुआ, उत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण हुआ दोस्त। क्या उदाहरण हुआ, उत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण हुआ। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स नहीं कर पाते, जैसे हमने दूध से दही बना दिया भाई, दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते, तो ये हमारे पास किस चीज का उदाहरण हो जाएगा भाई, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का, इरिवर्सिबल प्रोसेस का। इंग्लिश में ठीक है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं वो हमारे पास उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता वो हमारे पास में एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण हो जाएगा भाई। तो ये हमारे पास में कुछ ऐसी बेसिक सी चीजें हैं भाई। देखिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस अगर हम देखें तो देखिएगा, बर्फ से आप पानी बना सकते हैं, पानी से आप बर्फ बना सकते हैं भाई, है ना जी। ये आपके पास लिक्विड है, इसको कूल करके आइसक्रीम बना सकते हैं, आइसक्रीम को पिघला के आप वापस से लिक्विड में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अंडे को तोड़ दिया तो अब आप उसको वापस से नहीं जोड़ सकते। ये अपने आप में इरिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास में हो जाएगी भाई। एक इंजन हमारे पास में यहाँ पर निकल कर आता है, इस इंजन को समझिएगा भाई, हीट इंजन का ही एक उदाहरण है। एक हमारे पास में एक साइंटिस्ट थे सादी कार्नो नाम का, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था या एक इंजन उन्होंने बनाया था जो कि एक काल्पनिक इंजन हमारे पास में होता है, थ्योरेटिकली हमारे पास में है भाई, है ना जी। कार्नो इंजन लियोनार्डो कार्नो द्वारा प्रस्तावित एक सैद्धांतिक ऊष्मागतिक चक्र है। तो ये हमारे पास में एक सैद्धांतिक रूप से है भाई, है ना जी। ये कैसा है भाई, थ्योरेटिकल हमारे पास में एक इंजन है कि हमारे पास में एक ऐसा इंजन हो सकता है जिसकी दक्षता क्या होगी, 100% होगी, है ना जी। 100% होगी मतलब जो भी ऊष्मा उत्पन्न होगी उसको ये क्या करेगा, 100% कार्य में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन ये केवल थ्योरेटिकली क्या है भाई, प्रोसेस है। तो कार्नो इंजन के लिए आप याद रखेंगे कि ये अपने आप में क्या है दोस्त, एक थ्योरेटिकल हमारे पास में प्रोसेस है। देखिएगा इंजन काम कैसे करता है भाई, तो हमारे पास एक हॉट रिजर्वायर होता है ना जी। ऊष्मा इंजन का ही एक उदाहरण है ये
हमारे पास में, एक हमारे पास में दो पदार्थ होते हैं भाई। एक हिस्सा जो होता है हमारे पास बहुत गर्म होता है, इसको हम कहते हैं ऊष्मा का स्रोत कहते हैं भाई। और एक हमारे पास में ठंडा हिस्सा होता है। और हमारा इंजन कैसे काम करता है भाई कि गर्म वाले हिस्से से ठंडे वाले हिस्से की तरफ ऊष्मा को ट्रांसफर किया जाता है, और जो भी हमारे पास ऊष्मा आती है भाई उसको हम क्या करते हैं, कार्य में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये बेसिकली काम करता है। तो ये एक थ्योरेटिकल इंजन है, इसके विषय में आपको याद रखना है। चलिएगा, इसकी दक्षता का एक फॉर्मूला याद रखेंगे भाई। इससे आपको शायद फॉर्मूला अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो इसकी दक्षता का फॉर्मूला होता है दोस्त, T2/T1 आपके पास में दक्षता का फॉर्मूला होगा। तो दक्षता को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। इस सिंबल को पढ़ा जाता है भाई ईटा, इसको हम पढ़ते हैं ईटा। ईटा से हम दक्षता का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो कार्नो इंजन की जो दक्षता होती है दोस्त, ईटा बराबर 1 - T2/T1 के रूप में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इंग्लिश में इसको हम इफिशियंसी कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम इफिशियंसी कहते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ एक बेसिक सी चीजें कार्नो इंजन को लेकर हो जाती है। तो ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे सिलेबस में दिया गया है, जिसको हमने समझा। ऊष्मागतिकी के 2 नियम हमने समझे, 3 नियम हमने देखा है। तीनों नियमों के विषय में आपने चीजों को समझा, इनको आप लोग याद रखेंगे। ये नियम आपसे पूछे जा सकते हैं, या बेसिकली कार्नो साइकिल हमने पढ़ा, इंजन के विषय में हमने पढ़ा है कि कार्नो इंजन हमारे पास में क्या चीज होती है। ये हमारे पास एक सैद्धांतिक इंजन है जिसकी दक्षता 100% होती है। दक्षता कैसे निकाली जाती है, तो 1 - T2/T1 करके निकाली जाती है। लेकिन ये अपने आप में क्या है भाई, एक थ्योरेटिकली हमारे पास में पोर्शन है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम ही कहता है कि हम ऐसा इंजन बना ही नहीं सकते हैं कि जो 100% ऊर्जा को क्या करे भाई, कार्य में परिवर्तित कर पाए। 100% ऊर्जा का कार्य में रूपांतरण संभव नहीं होता है। तो ये आपके पास बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन इसका था भाई। आगे दूसरे और चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। आई होप आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। इसको 1-2 बार ही पढ़िएगा, बेसिक ही क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अभी तक तो बना हुआ नहीं है ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन अगर बनता है तो बिल्कुल बेसिक आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक ही बार इसको पूरी PDF को एक बार पढ़ लीजिएगा, आपकी चीज़ें इससे क्लियर हो जाएगी। ओके, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अगले टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू दोस्त।